गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 का आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्प्रेरण शब्द आया है उत्प्रेरक से। उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अभी तक हमने उत्प्रेरक के बारे में यही पढ़ा है कि कोई भी वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, तो आयरन एक उत्प्रेरक का काम करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया को जो अभिक्रिया की गति किसी रासायनिक पदार्थ के यूज करने से, इस्तेमाल करने से जो बढ़ जाती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्प्रेरण। उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे प्रक्रम को उत्प्रेरण बोला जाता है। उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। विभाजन का कोई इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि अगर अभिकारक और उत्पाद उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में होते हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में है, या तो वो गैसीय अवस्था में है, या वो द्रव अवस्था में है, या वो ठोस अवस्था में है। अगर तीनों एक ही भौतिक अवस्था में है तो उसको हम समांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। और अगर तीनों में से किसी एक की भी, ये नहीं कि तीनों की भौतिक अवस्था परिवर्तित होनी जरूरी है, तीनों में से अगर किसी एक की भी भौतिक अवस्था अलग होती है तो उसको विषमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। उदाहरण मैंने इसका समांगी उत्प्रेरण का यहाँ लिखा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये अभिक्रिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अगर कराई जाए तो वो भी गैस हो गई, अभिकारक गैस, उत्पाद गैस और उत्प्रेरक भी गैस। तो इस अभिक्रिया को हम समांगी उत्प्रेरण में रखते हैं। इसके बाद आता है विषमांगी उत्प्रेरण। इसकी दो अभिक्रिया मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। पहली अभिक्रिया है इथेन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके इथेन गैस बनाती है। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। इथेन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है और बनने वाली इथेन भी एक गैस है, लेकिन निकल एक सॉलिड है, ठोस है, निकल एक ठोस है। तो इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरण की श्रेणी में आती है। दूसरी अभिक्रिया जो यहाँ पर लिखी है बोर्ड पर, वो भी विषमांगी उत्प्रेरण की श्रेणी में आती है। नाइट्रोजन भी एक गैस है, अभिकारक, हाइड्रोजन एक गैस है, दूसरा अभिकारक, और अमोनिया जो बनने वाला उत्पाद है वो भी एक गैस है। आयरन जो इस अभिक्रिया को कराने वाला उत्प्रेरक है वो एक ठोस अवस्था में उपस्थित है, वो सॉलिड ठोस अवस्था में उपस्थित है। तो ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है और ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अच्छा, अब उत्प्रेरक का जो काम होता है, हमें ये पता करना है कि उत्प्रेरक ऐसा क्या काम करता है जो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, हमें ये पता करना है। यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है और ये चित्र चैप्टर नंबर 4 में आ चुका है। किस किस में बनाया हुआ है? ऊर्जा में और अभिक्रिया की गति में। एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक वक्र बनाया हुआ है। ये वक्र क्या बताता है कि अभिकारक को जब ऊर्जा मिलने लगती है, अभिकारक की अपनी ऊर्जा कितनी है, जब इसको ऊर्जा मिलने लगती है तो ऊर्जा मिलने के साथ साथ अभिक्रिया होने लगती है। होने के बाद अभिकारक एक निश्चित ऊर्जा तक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। अब अपनी ऊर्जा से लेकर इस निश्चित ऊर्जा के बीच का जो अंतर है वो अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। इंग्लिश में इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा कहलाता है और ये सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होती है अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए। जैसे अगर हम किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं तो एथेन और हाइड्रोजन गैस की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो मैं मान लेती हूँ कि 600 किलो जूल ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है 600 किलो जूल ऊर्जा देने की अभिकारक को, जिससे वो उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके। दूसरा जो चित्र बना हुआ है इसके नीचे वाला, अभिकारक तो अपनी जगह पर ही है, उत्पाद भी अपनी जगह पर ही है, अंतर कहाँ पर आया? सक्रिय ऊर्जा में अंतर आया। अब सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया, लगभग आधा हो गया। कितना मान कम हो गया? लगभग 300 किलो जूल पर मोल कम हो गया।
मतलब अगर हम उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में लेते हैं, उत्प्रेरक की सहायता लेते हैं, तो उत्प्रेरक की सहायता लेने से जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को कराने के लिए, उस ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। जैसे एक सरल सा उदाहरण मैं इसका तुम्हें देती हूँ कि स्कूल के पास रहने वाला कोई बच्चा है, पैदल चलकर रोज स्कूल आता है, एक दिन लेट हो जाता है स्कूल के लिए, ठीक है, 10 मिनट बचे हुए हैं, अगर 10 मिनट में वो 10 मिनट बाद पहुँचेगा तो उसे उस लाइन में खड़े रहना पड़ेगा कि जो लेट कमर्स की लाइन बने, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। तो अब क्या करता है वो बच्चा कि कोई पहचानने वाला उसे दिखाई दे जाता है बाइक पे जाते हुए, तो वो क्या करता है उसकी बाइक पे बैठ के स्कूल पहुँच जाता है, स्कूल और बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाता है, जिस टाइम पर स्कूल पहुँचना चाहिए उस टाइम पर पहुँच जाता है, बाइक वाला अपने रास्ते पे वापस चला जाता है। तो यहाँ पर जो बाइक आई, देखो बाइक को उस बच्चे ने कुछ नहीं दिया, बाइक वाले को उस बच्चे ने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो बच्चा टाइम से स्कूल पहुँच गया। अंतर कहाँ आया? एक तो उस बच्चे का टाइम बचा, दूसरा अंतर कहाँ आया, दूसरा जो अभिक्रिया हुई इसमें, दूसरा क्या हुआ कि उस बाइक वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसे तो उसी रास्ते पर जाना था। तो हमारा उत्प्रेरक भी यही काम करता है, वो अभिक्रिया में भाग लेता है, किस लिए? केवल अभिकारकों की सहायता करने के लिए, केवल उनकी ऊर्जा बचाने के लिए, कि जिससे वो ऊर्जा बच जाए जो उत्पाद बनाने में जरूरी होती है। तो उनकी सहायता करेगा, सहायता करने के बाद जब उत्पाद बन जाएगा तो अपने आप वापस चला जाएगा, जैसे वो बाइक वाला गेट से ही वापस चला गया स्कूल में, क्योंकि गेट के अंदर उसे कोई काम नहीं है, उसे बच्चे से और कोई मतलब नहीं है, बस बच्चा तो उसकी सहायता लेकर टाइम से स्कूल पहुंच गया और उसमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उत्प्रेरक का काम भी है, उसका अपना कोई नुकसान नहीं होता, अपना कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ अभिकारकों का फायदा जरूर हो जाता है उत्पाद बनाने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद में पढ़ना है, दो मैंने और टर्म यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है, एक प्रोत्साहक लिखा हुआ है और एक अवरोधक लिखा हुआ है। प्रोत्साहक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रमोटर और अवरोधक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनहिबिटर। प्रोत्साहक उत्प्रेरक की सहायता करने वाला, उत्प्रेरक किसी की सहायता कर रहा है, अभिकारकों की सहायता कर रहा है, और उत्प्रेरक को अगर सहायता की आवश्यकता हो, उत्प्रेरक की गति को अगर और भी बढ़ाना हो तो उसके लिए प्रोत्साहक होता है। ये भी एक रासायनिक पदार्थ ही होता है जो उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया में लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया लगातार चलती रहती है और उत्प्रेरक अगर थोड़ी बहुत देर के लिए थक भी जाए तो भी अभिक्रिया बंद नहीं होती। दूसरा अवरोधक, उसे केवल एक काम से मतलब है कि उत्प्रेरक जो काम कर रहा है उस काम के रास्ते में बाधा आनी चाहिए। अभिक्रिया जितनी गति से चल रही है उसकी गति उसको कम करनी है, उसका केवल एक ही मतलब होता है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इस अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आयरन लिखा हुआ है, लोहा, जो ठोस अवस्था में इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। साथ में मोलिब्डेनम MO लिखा हुआ है, ये मोलिब्डेनम भी एक धातु है, ठोस अवस्था में होती है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है, जो इस अभिक्रिया के लिए जरूरी है अमोनिया बनाने के लिए। वो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। 700 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया होती है, 200 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया होती है, लेकिन एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, और वो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ वातावरण में उपस्थित होते हैं। देखो H2S गैस है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित होती है। अगर ये दोनों गैस वायुमंडल में उपस्थित है और अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में क्या होगा कि उत्प्रेरक की जो सतह नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को मिलनी चाहिए, उस सतह का कुछ भाग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कवर कर लेती है, ढक लेती है, अपने आप आ जाती है। अब जब ये आ जाएंगी तो उतनी जगह में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं लग पाएगी, उतनी जगह में अमोनिया नहीं बन पाएगी। इसका मतलब अमोनिया का बनना इन्होंने कम कर दिया। और अगर पूरी सतह को ढक लेंगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लग ही नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरह से अभिक्रिया को रोक दिया, तो इनको अवरोधक कहा जाता है। ये अभिक्रिया की गति में बाधा पैदा करते हैं, अभिक्रिया की गति को संतुलित रूप से नहीं चलने देती, इसलिए इनको अवरोधक कहा जाता है। तो हमने अभिक्रिया में नहीं डाला है, ये वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन अभिक्रिया के साथ ऐसी घटना होती है तो इसलिए इसको भी समझना जरूरी होता है। अब यहाँ मैंने हेडिंग लिखा हुआ है विष्पांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। विष्पांगी उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था अगर किसी
एक की भी अलग हो जाए तो उसको विषमावली उत्प्रेरण हमने कहा है। देखो यहाँ पर ये उत्प्रेरक का चित्र बना हुआ है, देखने में एक सुपरमैन जैसा लग रहा है, लेकिन ये उत्प्रेरक है क्या? ये एक ठोस अवस्था का चित्र है, एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, ठोस अवस्था का चित्र है उत्प्रेरक का। ए और बी अभिकारक है दोनों। हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिकारक हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब हमने लिए थे दोनों अलग अलग थे, दोनों को अगर थोड़ी बहुत देर में मिला भी दिया जाए तो जब तक ये पूरी की पूरी परिस्थिति हम नहीं पैदा करेंगे तब तक अमोनिया नहीं बनेगी। दोनों रखे हुए हैं, आपस में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब उत्प्रेरक क्या करेगा? ए को भी अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, बी को भी अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। दोनों को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सतह देता हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि इसकी सतह पर ये गैस लग सकती है, ए भी गैस है और बी भी गैस है, अपनी सतह उनको दे देता है बैठने के लिए। अब जब दोनों गैसें वहीं बैठेंगे, ठीक है, एक ये गैस इस गैस के अणु यहाँ पर है, दूसरे गैस के अणु यहाँ पर है, तो मजबूरी में एक दूसरे के पास उन्हें बैठना पड़ेगा। अब एक दूसरे के पास बैठने से क्या होगा कि आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ये आकर्षण बल यहाँ दिखाई दे रहा है, जो उत्प्रेरक के कारण ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उत्प्रेरक ने अपनी सतह दी है। अब उत्प्रेरक क्या करता है? अपने आप को पीछे खींच लेता है। उत्प्रेरक अपने आप को पीछे खींचेगा। अपने आप को पीछे खींचने में ए और बी, क्योंकि अपने जो उनके वास्तविक बंध थे वो तो टूट चुके हैं, अब ए और बी को मजबूरी में आपस में बंध बनाना पड़ता है अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो दोनों आपस में बंध बनाएंगे। बंध बनाने के बाद उत्प्रेरक तो चला गया, वो तो अपना बंध खत्म करके चला गया और ए और बी उत्पाद के रूप में हमारे पास आ जाते हैं। देखो उत्प्रेरक की जो स्थिति पहले थी, जो संरचना पहले थी, वही संरचना अभिक्रिया के बाद भी है। तो इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके किसी भी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी ठोस था, अभी भी ठोस है। अंतर केवल क्या आया कि ए बी अगर ये नहीं होता तो अभिक्रिया नहीं कर पाता, लेकिन इसके होने के कारण ए बी ने अभिक्रिया की और उत्पाद बन गया।